डियर स्टूडेंट, अगर आप भी मैट्रिक का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं और आपका टारगेट है मैट्रिक का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाना, तो आज की क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर से टॉप 53 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। प्यारे स्टूडेंट, आपको बता दें, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, तो आज के क्लास से एक भी क्वेश्चन जो है ना बाहर नहीं जाएगा। आपको बस ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन जो है ना मेरे साथ साथ याद कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो आपको आज के क्लास का एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और बाकी आप सभी दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर करना चाहेंगे, यानी कि पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करना चाहेंगे, तो इस चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं और आप आराम से 95% ला सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो क्लासेज अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए तो प्यारे स्टूडेंट, हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर पता होगा तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, किस प्रकार आंसर देंगे, अगर एक का ए होगा तो ए दे देंगे, ठीक है, दो का बी होगा तो बी दे देंगे, तीन का सी होगा तो सी दे देंगे, चार का अगर डी होगा तो डी लगा देंगे। ठीक है, लेकिन आपको आंसर लगाते ही चलना है, क्योंकि आपको जल्दी याद होगी अगर आप सभी फटाफट अगर इस प्रकार आंसर लगाएंगे तो। ठीक है, आंसर लगाएंगे ना तो क्या होगा कि आपको अचानक अचानक याद आएगा, ठीक है, जब भी एग्जाम में बैठेंगे, कि नहीं हम जो है वहां पर इस प्रकार कमेंट किए थे कि इटली और जर्मनी के बीच जो भी हुआ था तो उसका हम बी लगाए थे, तो आपको आराम से याद आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि आपको याद जल्दी होगी। ओके ना, चलिए तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। बताइए प्यारे स्टूडेंट, इटली और जर्मनी अभी जो है यानी वर्तमान में कौन से महादेश के अंतर्गत आता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर जो है पश्चिमी एशिया। तो आपको अच्छे से पता है ये यूरोप के अंतर्गत आता है। ओके, राइट आंसर यहाँ पर एक का सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, पूछा गया है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। देखिए इनमें से जो है ना कौन सा शासन वंश है जिनका पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया है। क्या हैप्सबर्ग का, अर्लिया वंश का, बोर्बो वंश का या फिर जारशाही का। तो अच्छे से पता है कि बोर्बो वंश का जो पुनः स्थापना किए थे, मतलब पुनः स्थापना का मतलब क्या होता है, फिर से स्थापना। ठीक है, तो फिर से स्थापना कौन किए थे, वियना कांग्रेस ने। किस का, बुर्बो वंश का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि वियना कांग्रेस ने पुनः स्थापना कौन से शासन वंश की किया था, तो बुर्बो वंश का। और अगर पूछे कि बुर्बो वंश का पुनः स्थापना किसने किया था, तो वियना कांग्रेस ने। ठीक है, आपको याद रहेगा। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा। तीसरा नंबर देखिए, पूछा गया है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। देखिए मेजिनी जो है कौन से संगठन से जुड़े हुए थे, लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिखेटारिया से, डाइट से। तो आपको अच्छे से पता है कि मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। और कार्बोनरी संगठन का स्थापना कब हुआ था, यानी गठन कब हुआ था, तो 1810 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्बोनरी संगठन का संस्थापक कौन था, तो मेजिनी था। आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलिए 4 नंबर, एक एक क्वेश्चन कवर करते चलेंगे, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान से याद करिएगा मेरे साथ। ठीक है, 4 नंबर देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन आता है। क्या इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। बताएंगे इंग्लैंड यानी इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध कौन आ गए थे, तो ऑस्ट्रिया आ गए थे। ठीक है, राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे। 5 देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। यहाँ पर पूछा गया है विक्टर इमेनुअल जो है काउंट काबूर को जो पद दिए थे कौन
सा पद दिए थे, तो प्रधानमंत्री वाला पद दिए थे। ओके ना, राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए पूछा गया है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी जो पेशे से थे वो क्या थे, सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो प्यारे स्टूडेंट अच्छे से पता है कि जो गैरीबाल्डी थे वो पेशे से नाविक थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 6 का डी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 7 नंबर देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्या लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन सेकेंड ने, बिस्मार्क ने। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण आपको अच्छे से पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, राइट आंसर 7 का बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जोल्वेरिन कैसी संस्था थी। देखिए प्यारे स्टूडेंट जो जोल्वेरिन थी वो कैसी संस्था थी। क्या क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, या फिर जो विद्वानों की, पादरी एवं सावंतों की। तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, आपको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोल्वेरिन कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की एक संस्था थी। ठीक है, 9 नंबर देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ये तो आप समझ लीजिए वायरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किए थे वो किसने, तो याद रखना बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि बिस्मार्क ने कौन सी नीति का अवलंबन किए थे, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किए थे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1864, 1866, 1870, 1871। बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा 10 का। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपको ध्यान रखना 1871 में हुआ था, ना कि 66 में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए पूछा गया है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1820, 1821, 1822, 1823। बताएंगे नेपल्स में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखना 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। ओके, राइट आंसर यहाँ पर 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर देखिए पूछा गया है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। क्या फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं जो भी क्वेश्चन आज के क्लास में बताऊंगा श्योर है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा बाहर। ठीक है, आपको ईमानदारी से याद कर लेना है प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो। देखिए 13 नंबर यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। देखिए जो यूनान है, यूनान एक देश है लेकिन वो किसी कभी न कभी जो है गुलामी में थे। तो एक टाइम ऐसा आया जब उनको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। तो बताइए कौन से साल में घोषित किया गया था। 1835 में, 32 में, 42 में, 30 में। तो याद रखना 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर पूछा गया है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। 1832, 1815, 1810, 1831। कार्बोनरी संगठन कब हुआ था प्यारे स्टूडेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 1810 में कार्बोनरी संगठन हुआ था। ठीक है ना, राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा। 15 देखिए एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। 1828, 1829, 1830, 1831। इससे पहले फ्रैंकफर्ट संधि बताए, तो फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था। 1871 में। तो अब यहाँ बताना है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो याद रखना 1829 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। देखिए एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो कौन से दो देश के बीच हुई थी। तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, यानी तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड, किन दो देशों के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा तुर्की और रूस के बीच हुआ था। कौन सा संधि, यानी एड्रियानोपुल की संधि। और कब हुआ था, तो 1829 में। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 17 नंबर सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध क्या पर्सा और ब्रिटेन,
या फिर ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और पर्सा, या फिर पर्सा और रूस। बताएंगे सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 17 का राइट आंसर ध्यान रखना, सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन पहला ही नंबर में बता चुके हैं कि इटली और जर्मनी जो है यानी कि कौन से महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप। नेक्स्ट 19, पोलैंड के विद्रोह को, देखिए यहाँ पर पूछा गया पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? देखिए पोलैंड को के विद्रोह को जो कुचल दिए थे वो कौन कुचल दिए थे? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, जो रूस है वो पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। पूछा गया है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध जो है फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। तो अब यहाँ पर पूछा गया सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। या फिर पूछेगा सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ओके, याद रहेगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए 21 नंबर पूछा गया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? देखिए जो यूरोप में रहने वाले लोग थे उनके लिए कौन से देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो याद रखिएगा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यूनान देश का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर। पूछा गया है युवा युवा यानी इटली संस्था का विकास किसने किया? देखिए यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली पूछे, यंग यूरोप पूछे, इन दो यानी की स्थापना जो किया है वो किसने? मेजिनी ने। ठीक है, तो युवा इटली संस्था का विकास जो किया है वो किसने प्यारे स्टूडेंट? मेजिनी ने। नेक्स्ट 23, बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? देखिए जो बिस्मार्क जी थे वो इनमें से क्या थे? तो याद रखना वो कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, राइट आंसर 23 का डी हो जाएगा। 24 नंबर देखें, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? देखिए जो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक थे वो कौन थे? नेपोलियन थर्ड, या फिर काउंट काबूर, विक्टर इमेनुअल, विलियम प्रथम। बताएंगे 24 का। बहुत अच्छा, तो याद रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। विक्टर इमेनुअल जो है सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक थे। देखिए 25, यूनानी स्वतंत्रता यानी आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? जब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तो उसी दौरान एक ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे जिसका नाम क्या था? तो 25 का ध्यान रखिएगा, उनका नाम था लॉर्ड बायरन। ओके, राइट आंसर 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, जोल्वेरिन की यानी स्थापना किस राज्य ने की? देखिए जोल्वेरिन एक संस्था है, वो किसकी? व्यापारियों की। अब यहाँ बताइएगा कि जोल्वेरिन की जो स्थापना किया था वो कौन से राज्य ने? तो 26 का ध्यान रखिएगा, पर्सा राज्य ने। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। 27, हंगरी की भाषा क्या थी? क्या इतालवी थी, मगियार थी, मैगियार थी, पोलिश थी, या फिर फ्रेंच? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हंगरी की भाषा मैगियार थी। ओके, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो हार हुई थी वो किसकी? क्या रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? सो प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखना है, यूनान का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस बीच हार किसकी हुई थी? तुर्की की हुई थी। अब देखिए 29, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की? तो मारियान जो प्रतीक है ना ये कौन से देश की? फ्रांस की। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं टोटल जो है ना 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना कौन से देश को कहा गया है प्यारे स्टूडेंट? तो ध्यान रखना है, यूनान को कहा गया है। ठीक है, 30 का डी हो जाएगा, ध्यान रखना। अब 31 नंबर देखिए, पूछा गया है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? देखिए जो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ वो कब? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में? तो याद रखना 31 का राइट आंसर ध्यान से
एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ वो 1688 में पारित हुआ। देखिए जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं ना, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये सब क्लास को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए एक्ट ऑफ यूनियन, ये वाला क्वेश्चन याद रखना प्यारे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम में इस बार आएगा। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? तो 1688 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट 32 नंबर देखिए, पूछा गया है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो देखिए 1789 में जो मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? पूरा डेट आप ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो उस टाइम जो है कौन से राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का। और कौन से राजा का नाम क्या था? लुई सोलेवा था, ठीक है। कि क्या नाम था? लुई सोलेवा था, ठीक है। लुई सोलेवा की वाइफ, पत्नी का नाम क्या था? तो मेरी एंटोइनेट थी, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। अब मेरी एंटोइनेट कौन थी? तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। चलो ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये कौन थी? ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट यानी कि 33 नंबर पूछा गया, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? क्या 1789, 1791, 1801, 1804? बताइए नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? तो ध्यान रखना 1804 में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर पूछा गया है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो लड़ाई लड़े थे वो लगभग 3 लड़ाई लड़े थे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर पूछा गया है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में जो राष्ट्र सम्मिलित थे वो कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, फ्रांस थे, जर्मनी थे, रूस थे और ब्रिटेन थे। लेकिन जो जर्मनी थे वो वियना कांग्रेस में शामिल नहीं थे, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। वियना कांग्रेस ही जो है ना बुर्बो वंश की पुनः स्थापना किया था। बुर्बो वंश एक टाइम ऐसा था कि पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन वियना कांग्रेस ने बुर्बो वंश का पुनः स्थापना किया था, ठीक है। अब देखें 36, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की परियोजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना यानी प्लानिंग जो शुरू किया वो किसने? तो याद रखिएगा रूस ने, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए 37 नंबर, यंग इटली की स्थापना या संस्थापक कौन है? तो यानी यंग इटली के संस्थापक की बात करें तो मेजिनी है। मेजिनी के बारे में मैंने बता दिया कि यंग इटली पूछे, यानी देखिए फिर से लिख देते हैं, यंग इटली पूछे, यंग यूरोप पूछे, या फिर आपको ये पूछ दे कि इटली का मसीहा किसे कहा जाता है, तो सभी में आपको जो है ना मेजिनी लगाना है, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर पूछा गया, देखिए यहाँ पर 38 नंबर हम लोग थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 38 नंबर क्या पूछा गया है? पूछा गया, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद है? क्या लुई सोलेवा ने कहा था, नेपोलियन पापा ने कहा था, या फिर जो है लुई नेपोलियन ने, या फिर चार्ल्स दसम ने? किसने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति यानी शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो याद रखिएगा ये बात जो बोले थे ना वो यानी चार्ल्स दसम ने बोले थे। क्या बोले थे? कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, ठीक है। 39 नंबर देखिए पूछा गया 39, जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जूम इन, हाँ ठीक, अब दिख रहा है, देखिए जूम इन कर लिए। पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का जो शासक थे यानी कि पर्सा का जो राजा थे वो कौन था? तो विलियम प्रथम था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 40 नंबर, ये वायरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हर हाल में अभी दिमाग में सेट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज जो है ना तुर्की को कहा जाता था, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 देखें,
नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 42 नंबर, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? इनमें से कौन सा संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, स्वतंत्र राष्ट्र? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 43, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो ये तो बार बार बता चुके हैं कि यंग यूरोप, यंग इटली, इटली का मसीहा, सब मेजिनी है। नेक्स्ट देखिए 44, नो गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नो गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था, याद रखिएगा वो इटली में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर 44 का ए हो जाएगा। 45, मेटरनिक कौन था? देखिए जो मेटरनिक थे वो कौन थे? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो आपको यहाँ पर बताना है मेटरनिक कौन थे, तो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछे ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन थे, तो मेटरनिक थे। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ 46 नंबर, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा उनकी स्थापना 1810 में हुई थी। किसके द्वारा? तो मेजिनी के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा कार्बोनरी जो है इसका गठन 1810 में मेजिनी के द्वारा हुआ था। अब देखिए 47, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? देखिए प्यारे स्टूडेंट, फ्रांस में जो है ना 3 बार क्रांति हुआ था। ठीक है, पहला क्रांति जो हुआ था फ्रांस में 1789 में, दूसरा क्रांति 1830 में, तीसरा क्रांति 1848 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये तीनों क्रांति हुए थे फ्रांस में। अगर फ्रांस में पूछे प्रथम क्रांति 1789, दूसरा क्रांति 1830, तीसरा क्रांति 1848, तो दूसरा क्रांति 1830 के बाद जो है ना फ्रांस में कौन से प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र आ गया था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 48 नंबर, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। लाल कुर्ती नामक संस्था का जो गठन किए थे वो किसने? तो गैरीबाल्डी ने। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 नंबर, पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फाइनल में। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म है ये कौन से घटना से जुड़ा हुआ है? तो 49 का याद रखिएगा, ये घटना जो जुड़ा हुआ है ना पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 50 देखिए, पूछा गया रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो आपको अच्छे से पता है, रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, जैसे भी हो दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो याद रखिएगा सेडान का युद्ध के बाद है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 52, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो कौन से संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जो है ना क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। और देखिए फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? क्या नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर इमेनुअल, विलियम प्रथम? यानी जर्मनी एवं इटली का जब एकीकरण हुआ था उस समय फ्रांस का शासक जो थे वो कौन थे प्यारे स्टूडेंट? तो आप याद रखिएगा नेपोलियन थर्ड थे। ठीक है, राइट आंसर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट हम लोग का अभी जो है ना क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर का 53 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे उम्मीद ये भी है कि आप जो है ना 53 में 53 सही किए होंगे। तो आप लोग कमेंट में ईमानदारी से बताएंगे कितना सही हुआ। ठीक है, आपको जो है ना झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से बताना। 48 है तो 48, या फिर 47 सही है तो 47, 46 जो भी जितना भी सही है ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट हम लोग जो है ना कल लेके आते हैं ज्योग्राफी का क्लास। ठीक है, आज हम लोग का
हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर आप लोग दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर यानी कि पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।